हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछा है कि कौन सी सैन्य नियंत्रण रेखा जम्मू कश्मीर के भारतीय और पाकिस्तानी नियंत्रित भागों को विभाजित करती है। व्हाट इज़ द मिलिट्री कंट्रोल लाइन डिवाइड्स इंडियन एंड पाकिस्तानी कंट्रोल्ड पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शंस है रेड क्लिफ लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल, मैकमोहन लाइन या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। In which event did Manu Bakar win her bronze medal at the Paris Olympics? मनु बाकर ने पेरिस ओलंपिक्स में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल। आपको जानना चाहिए मनु बाकर ये फर्स्ट वुमेन शूटर बन गई हैं भारत से जिन्होंने कोई ओलंपिक्स मेडल जीता है। इन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक्स में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। आपको बता दें केवल 0.1 से पीछे रही किम येजी से जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और साउथ कोरिया की ही ओह ये जिन इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आपको जानना चाहिए लास्ट टाइम जब कोई इंडियन वुमेन्स शूटर फाइनल में पहुंची थी ये सुमा सिरूर थी, और ये बात है साल 2004 की जब ग्रीस की कैपिटल एथेंस में ओलंपिक्स आयोजित किए गए थे। इस तरह से मनु बाकर केवल 5th इंडियन बन गई हैं जिन्होंने शूटिंग में मेडल जीता है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इंडिया का फर्स्ट ओलंपिक मेडल जीता था शूटिंग में, सिल्वर मेडल एथेंस 2004 में मेंस डबल ट्रैप में। अभिनव बिंद्रा ने इंडिया का अब तक का इकलौता गोल्ड मेडल जीता हुआ है शूटिंग में मेंस 10 मीटर एयर राइफल में बीजिंग 2008। गगन नारंग ने मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, और विजय कुमार ने मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था लंदन 2012 गेम्स में। When is the वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सनस ऑब्जर्व्ड? व्यक्तियों की तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, जुलाई 30। आपको जानना चाहिए द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सनस ये हर साल 30 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। साल 2024 में इस डे का थीम रहेगा लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 30 जुलाई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप भी मनाया जाता है। Who has taken charge as the chairman and managing director of Small Industries Development Bank of India (SIDBI)? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सही आंसर ऑप्शन बी है, मनोज मित्तल। आपको जानना चाहिए कि मनोज मित्तल इन्होंने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SIDBI के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का चार्ज संभाल लिया है, और इस पोस्ट पर ये एस रमन को रिप्लेस कर रहे हैं। इससे पहले जो मिस्टर मनोज मित्तल हैं ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। ये पॉइंट भी आप याद रखा कीजिए, कोई किसी बड़ी पोस्ट पर पॉइंट होता है महत्वपूर्ण पोस्ट पर तो उससे पहले वो क्या था ये भी बैंक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। SIDBI की बात करते हैं। इसकी स्थापना इंडियन पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट के तहत 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। ये वन ऑफ द 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में, उनमें से एक SIDBI भी है। बाकी के 4 हैं एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, NABFID और NHB। हेडक्वार्टर SIDBI का लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। आपको कुछ करंट अफेयर जानने चाहिए SIDBI से संबंधित। SIDBI ने हाल ही में एयरबस हेलीकॉप्टर्स के साथ एक MOU साइन किया है जिसके तहत जो सिविल हेलीकॉप्टर परचेस करेंगे उनको फाइनेंस की सुविधा SIDBI प्रोवाइड कराएगा। ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी SIDBI का जो फाइनेंसिंग मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स हैं इसके लिए 215.6 मिलियन US की लोन फैसिलिटी अप्रूव कर दी है। हु हैज़ एज्यूम्ड द चार्ज ऑफ CMD ऑफ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड BECIL? ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के CMD का पदभार किसने संभाला? सही आंसर ऑप्शन सी है, DK मुरली। आपको जानना चाहिए DK मुरली ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के। BECIL एक मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत आती है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार?
म्यांमार का कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मिन ऑन्ग हेलाइंग। देखिए म्यांमार में फिलहाल जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है मिंट स्वे, इन्होंने मेडिकल लीव ले ली है और जो पावर है वो मिलिट्री चीफ मिन ऑन्ग हेलाइंग को सौंप दी है। आपको बता दें फरवरी 2021 में म्यांमार में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी आंग सान सू की के नेतृत्व वाली, इसको मिलिट्री ने हटा दिया था और पावर अपने हाथ में ले ली थी। तब से ही आंग सान सू की जेल में है। म्यांमार की बात करते हैं, कैपिटल नेपिडॉ है, करेंसी म्यांमार क्यात है। Who was Indonesia's former vice president who passed away at the age of 84? इंडोनेशिया के पूर्व उपराष्ट्रपति कौन थे जिनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, हमजा हज। आपको जानना चाहिए इंडोनेशिया के जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहे हमजा हज, इनका हाल ही में 84 की एज में निधन हो गया। साल 2001 से 2004 के बीच ये प्रेसिडेंट मेगावती सुगर्णोपुत्री इनके अंडर में वाइस प्रेसिडेंट थे। दो ऑब्ituaries और देखते हैं महत्वपूर्ण। वसाई बेस्ड कैथोलिक प्रिस्ट फादर फ्रांसिस डी ब्रिटो, इनका 81 की एज में निधन हो गया। ये राइटर रहे, इन्वायरमेंटलिस्ट रहे, इन्होंने बाइबल को मराठी में ट्रांसलेट किया था। वियतनाम के लॉन्ग सर्विंग लीडर और जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम न्यूगेन फू ट्रोंग, इनका भी 80 साल की उम्र में निधन हो गया इलनेस के कारण। हाउ मच वॉज वीज़ा वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड फाइंड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वीज़ा वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 2.4 करोड़ रुपीज़। आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स पर पेनल्टीज़ लगाई है। ये 3 ऑपरेटर्स हैं, वीज़ा वर्ल्ड वाइड, ओला फाइनेंशियल सर्विसेज और मनापुरम फाइनेंस, क्योंकि इन्होंने आरबीआई की जो रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं उनका अनुपालन नहीं किया है। वीज़ा वर्ल्ड वाइड लिमिटेड पर 2.4 करोड़ का फाइन लगाया गया। मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड पर 41.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर 87.55 लाख रुपए का फ़ाइन लगाया गया है। आरबीआई ने कहा है कि जो मैन्युटरी पेनल्टीज़ लगाई है मन्नपुरम फाइनेंस और ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर, ये इसलिए लगाई गई है क्योंकि इन्होंने आरबीआई के जो केवाईसी डायरेक्शंस हैं, नो योर कस्टमर डायरेक्शंस हैं, इनका अनुपालन नहीं किया है। वहीं वीज़ा वर्ल्ड वाइड पर इसलिए लगाया गया है क्योंकि इन्होंने पेमेंट ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया, जबकि आरबीआई ने इसके लिए इन्हें क्लियरेंस भी नहीं दिया था। पेटीएम हैज़ पार्टनर विद विच बैंक टू ऑफर ईडीसी एंड पीओएस सॉल्यूशंस? पेटीएम ने ईडीसी और पीओएस समाधान पेश करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, एक्सिस बैंक। आपको जानना चाहिए 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, जो कि पेटीएम ब्रांड की ओनर है, इसने एक्सिस बैंक, जो कि वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसके साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ये पीओएस सॉल्यूशंस और ईडीसी डिवाइसेस या कार्ड मशीन्स प्रोवाइड कराएगा बैंक्स को और इसके मर्चेंट नेटवर्क्स को। आपको जानना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर, ईडीसी, इस तरह की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आती रहती है बैंक के टर्म में, बैंकिंग टर्म्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर मशीन्स, इन्हें क्रेडिट कार्ड स्वाइप मशीन्स भी कहते हैं या फिर ईडीसी कार्ड मशीन्स भी कहते हैं। तो इसकी सहायता से जो क्लाइंट से अपना ट्रांजैक्शन पूरा कर सकते हैं स्वाइप करके, क्रेडिट कार्ड या फिर कार्ड डिप करके। बाकी पीओएस जानते हैं, पीओएस का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, ये भी सेम कार्य करता है। इसमें भी आप अपने कार्ड स्वाइप करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर VRM? हाल ही में किस बैंक ने वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। आपको जानना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर लॉन्च किया है, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक में पहली बार किसी बैंक ने लॉन्च किया है। तो ये AI पावर्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर है और डिजिटल कस्टमर सर्विस को इन्हेंस करेगा बैंक की। ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा जो भी बैंक्स के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, जैसे एवरीडे जो बैंकिंग नीड्स होती हैं, जैसे अकाउंट स्टेटमेंट, चेक बुक रिक्वेस्ट, डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट, इन सभी में हेल्प करेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा M डिजिट नेक्स्ट मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर रहा है और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट एक्सपीरियंस को इन्हेंस करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने BOB वर्ल्ड वेव स्मार्ट NFC स्टिकर भी इंट्रोड्यूस किया है। वहीं आपको जानना चाहिए हाल ही में ट्रैवल डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने ईज माई ट्रिप के साथ भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है।
विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन एग्रीमेंट विद IIT रुड़की एंड IIT मंडी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट्स। किस ऑर्गेनाइजेशन ने सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट के विकास के लिए IIT रुड़की और IIT मंडी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, सी डॉट। देखिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि सी डॉट, जो कि एक प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की IIT रुड़की के साथ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी IIT मंडी के साथ, जिसके तहत सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट्स को डेवलप किया जाएगा। द एग्रीमेंट इज साइंड अंडर द टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TTDF, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। और इसके तहत जो भी डोमेस्टिक कंपनीज हैं, इंडियन स्टार्टअप्स, एकेडमिया हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो टेक्नोलॉजी डिज़ाइन, डेवलपमेंट, कमर्शलाइजेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन संबंधित हैं, उन्हें फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। ये इसकी महत्वपूर्ण है, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। Which university signed an MOU with NSCIX and NSEICC for innovation in the field of economic and financial security? आर्थिक और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए किस विश्वविद्यालय ने NSCIX और NSEICC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। आपको जानना चाहिए कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी लावा गांधीनगर गुजरात और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज NSCIX और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल क्लियरिंग NSEICC, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसका मकसद है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी के फील्ड में इनोवेशन और कोऑपरेशन पर जो है सहयोग करना। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है भारत में और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। गांधीनगर गुजरात में ये स्थित है। देखिए, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से संबंधित पिछले 6 महीनों में कम से कम 3-4 करंट अफेयर हमें देखने के लिए मिले। बाई चांस आपके ऑप्शन में आ जाता है और आपको नहीं पता है उसका आंसर, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। 99% चांस रहेंगे कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी उसका आंसर होगा, क्योंकि कई बार चर्चा में आ चुका है यूनिवर्सिटी। इंडिया सिक्योर्ड विच स्पॉट अमंग द टॉप 10 कंट्रीज विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट एरिया गेन्स फ्रॉम 2010 to 2020। भारत ने 2010 से 2020 तक सबसे अधिक वन क्षेत्र हासिल करने वाले शीर्ष 10 देशों में कौन सा स्थान हासिल किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, थर्ड। आपको जानना चाहिए भारत ने 2,66,000 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट एरिया गेन किया है 2010 से 2020 के बीच में। और इस तरह से जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया गेन किया है इस टाइम पीरियड में, उसमें भारत 30वें नंबर पर है, ऐसा बताया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO द्वारा रिलीज़ की गई रिपोर्ट के द्वारा। रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2024 SOF 2024 फॉरेस्ट सेक्टर इनोवेशंस टुवर्ड्स अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। इस मामले में सबसे टॉप पर चाइना है, यहाँ पर मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया गेन देखा गया है और ये रहा आपका 19,37,000 हेक्टेयर्स का। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया आता है और फिर आता है इंडिया और चौथे नंबर पर चिली, फिर वियतनाम, टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, इटली एंड रोमानिया। इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जो ग्रोस ग्लोबल मैनग्रोव लॉस है वो भी 23% तक डिक्रीज़ हुआ है, अगर हम 2000 से 2010 के बीच में देखें और फिर 2010 से 2020 के बीच में देखें। जो बोरियल फॉरेस्ट है सबसे ज़्यादा यहीं पर 1/4 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन देखने के लिए मिला है, जिसके कारण वाइल्ड फायर्स हुई हैं 2021 में। मतलब वाइल्ड फायर के कारण कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन सबसे ज़्यादा बोरियल फॉरेस्ट के कारण हुआ है, ये कहने का मतलब है। अकॉर्डिंग टू द UNAIDS रिपोर्ट हाउ मैनी पीपल वर लिविंग विद HIV लास्ट ईयर। UNAIDS रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष कितने लोग HIV ग्रसित रहे? सही आंसर ऑप्शन सी है, 40 मिलियन। देखिए, लगभग 40 मिलियन लोगों को HIV वायरस है, HIV इन्फेक्टेड है, जिसके कारण एड्स इन्हें हुआ है और 9 मिलियन को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हर मिनट कोई ना कोई एड्स रिलेटेड कॉजेस के कारण मर रहा है। ऐसा UNAIDS रिपोर्ट द अर्जेंसी ऑफ नाउ एड्स एट अक्रॉस वर्ल्ड्स में बताया गया है। 2023 में लगभग 6,30,000 पीपल ये एड्स रिलेटेड इलनेस से इनकी मृत्यु हुई है। हालांकि 2004 के मुकाबले 2.1 मिलियन डेथ्स डिक्लाइन देखने के मिला है। वर्ल्ड लीडर्स ने कहा भी हम 2025 तक 3,70,000 के नीचे जो नए HIV इन्फेक्शन हैं इनको लाने की कोशिश करेंगे।
यूएनएड्स की बात करें, इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का एक मेंबर है। हाउ मच लोन हैज़ द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड फॉर नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट? एशियाई विकास बैंक ने नागपुर की मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है? सही आंसर ऑप्शन सी, $200 मिलियन। आपको जानना चाहिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन अप्रूव कर दिया है टू एक्सपैंड मेट्रो रेल कॉरिडोर्स एंड इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इन नागपुर, इंडिया। नागपुर मेट्रो अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट will improve transport connectivity within and to Nagpur's new and growing urban areas. It will provide an efficient, safe and environment-friendly public transport to ease commuters' travel and improve productivity. Which two entities formalized a contract to establish the H125 Final Assembly Line (FAL) in India? भारत में H125 फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किन दो संस्थाओं ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड TASL एंड एयरबस हेलीकॉप्टर्स। आपको जानना चाहिए टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड TASL और एयरबस हेलीकॉप्टर्स, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉर्मलाइज कर दिया है जिसके तहत H125 फाइनल असेंबली लाइन को इस्टेब्लिश किया जाएगा भारत में। तो जो फाइनल असेंबली लाइन है ये पहला इंस्टेंस है भारत में कोई प्राइवेट सेक्टर जो हेलीकॉप्टर असेंबली फैसिलिटी स्थापित कर रहा है। ठीक है, तो एयरबस का जो बेस्ट सेलिंग H125 हेलीकॉप्टर है इसकी असेंबली भारत में होगी। तो इस असेंबली में इलेक्ट्रिकल हार्नेसेस, हाइड्रोलिक सर्किट्स, फ्लाइट कंट्रोल्स, डायनेमिक कंपोनेंट्स, फ्यूल सिस्टम, इंजन, एवियोनिक्स एंड मिसाइल सिस्टम्स, ये सभी इस फाइनल असेंबली लाइन में हैंडल किए जाएंगे। और एडिशनली इट विल टेस्ट एंड सर्टिफाई द हेलीकॉप्टर्स। विच कंपनी रिसेंटली रिसीव द RBI's अप्रूवल टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर PACB? हाल ही में किस कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के रूप में कार्य करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कैश फ्री पेमेंट्स। पेमेंट एग्रीगेटर तो आपने सुना होगा, अब इसमें और एडिशनल है ये पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। देखिए कैश फ्री पेमेंट्स, इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी मिल गई है कि ये भारत में पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर PACB के तौर पर कार्य कर सकता है और ये वन ऑफ द फर्स्ट नॉन बैंक्स हैं जिसे PACB लाइसेंस प्राप्त हुआ है। बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है कैश फ्री पेमेंट्स। तो इससे क्या होगा, ये जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं और फ्रीलांसर्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सॉल्यूशंस हैं उनको पूरा कर सकती है। PACB पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर इस तरह की एंटिटीज़ होती हैं जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करती हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। RBI जो है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर्स इनको अलग अलग तरह से कैटेगराइज करती है, जैसे एक्सपोर्ट ओनली PACB, इंपोर्ट ओनली PACB, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट PACB। और जो कैश फ्री पेमेंट को अप्रूवल मिला है वो पेमेंट एग्रीगेटर CBE&I के रूप में मिला है, जो लास्ट वाली कैटेगरी है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट PACB। देखिए अक्टूबर 2023 में RBI ने एक सर्कुलर इससे संबंधित जारी किया था। ये भी पूछ लेते हैं कि ये इस योजना से संबंधित जो सर्कुलर RBI ने कब लॉन्च किया था। तो अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया था और RBI ने कहा था कि कोई भी नॉन बैंक एंटिटी है यदि वो पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का लाइसेंस चाहती है तो उसके पास मिनिमम नेटवर्थ 15 करोड़ रुपए की होनी चाहिए एप्लीकेशन के टाइम पर, और मार्च 31, 2026 तक 25 करोड़ की होनी चाहिए। और जो न्यू नॉन बैंक्स हैं उनको मिनिमम नेटवर्थ 25 करोड़ होनी चाहिए। कब तक? बाय द एंड ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर ऑफ द ग्रांट ऑफ ऑथराइजेशन, जब उन्हें ऑथराइजेशन दे दिया जाए उसके बाद जो थर्ड फाइनेंशियल ईयर आएगा तब तक। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन वाज द नेशनल पेरेंट्स डे 2024 सेलिब्रेटेड? आंसर है 28 जुलाई, क्योंकि ये जो 4th संडे आता है ना जुलाई का, उस दिन मनाया जाता है। बांग्लादेश नोबेल लॉरियट मोहम्मद यूनुस फाउंडेड विच ऑर्गेनाइजेशन? ग्रामीण बैंक। इन विच स्टेट वर द ग्रेहाउंड्स एन एलाइट anti-Maoist force formed in 1989 based Andhra Pradesh? In which year were the Munich Olympics in Germany marred by a terror strike on the Israeli contingent? 1972. How much has been granted to Andhra Pradesh in the union budget for the development of state capital Amravati? Answer is 15,000 crore rupees. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनके आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करने हैं। Yushra Mardini is associated with which sport? One Mahotsav is celebrated in the first week of which month? Harmeet Desai is representing India in which event at the Paris Olympics? Which country launched new Graphene 11 high resolution spy satellite?
नेम द रिवर विच सर्व्ड एज द वेन्यू फॉर द पेरिस ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये मानकर चलिए, अगर एक बार आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। देखिए, आगे एसएससी के भी एग्जाम्स हैं, रेलवेज़ के भी एग्जाम है, बैंक्स के भी एग्जाम है, सबके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है करंट अफेयर्स। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हैं हमारे कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप करें, कोर्स की जानकारी लें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप अवश्य देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, भूलिएगा मत। थैंक यू गाइस।